एवरीवन, तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना शुरू किया था। तो 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब बारी है 11th क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, विटामिन सी, जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O6। इसे क्या किया गया है, डिज़ोल्व किया गया है 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड के अंदर, ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो सके, कितने से 1.5 डिग्री सेल्सियस से। और KF की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3.6 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट करना है मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। इसका मतलब मास कैलकुलेट करना है सोल्यूट का, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हमारा सोल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो वो होगा हमारा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मास कितना दे रखा है, 75 ग्राम। अब मोलर मास निकालेंगे हम किसका, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, जिसका फॉर्मूला दे रखा है C6H8O6। ठीक है, एक कार्बन का कितना होता है 12, 6 कार्बन है तो मल्टीप्लाई बाई 6, प्लस में हाइड्रोजन का क्या होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 8 तो मल्टीप्लाई बाई 8, प्लस में एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितने टोटल 6। तो टोटल इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास एस्कॉर्बिक एसिड का आएगा 176 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब डेल्टा TF क्या दे रखा है, डेल्टा TF क्या होता है, TF माइनस T0F। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1.5 केल्विन। अब हमें जो मेन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम करेंगे वो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अबाउट डिवाइड बाई M2 और मल्टीप्लाई बाय W1। अब जो ये 1 है पूरे चैप्टर के अंदर वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को। ठीक है, और 2 रिप्रेजेंट करेगा सोल्यूट को। ठीक है, अब यहाँ पे W2 का मतलब क्या हो गया, गिवन वेट किसका, सोल्यूट का, और W1 क्या हो गया, गिवन वेट किसका, सॉल्वेंट का। M2 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट किसका, सोल्यूट का। अब हमारे क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दे रखी है, डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है, लोवरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की, KF की भी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की। अब W2 हमें निकालना है, W2 का मतलब गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, ये हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ पे निकाला था 176 ग्राम पर मोल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई W1। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे, सॉल्वेंट कितना दे रखा था, हमारा सॉल्वेंट कितना था 75 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। अब सीधा क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 1.5, M2 की वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट 176, वेट ऑफ एसिटिक एसिड 75 ग्राम। ठीक है, और KF की वैल्यू कितनी थी 3.9 केल्विन kg पर मोल, मल्टीप्लाई बाई 1000। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 5 के अप्रॉक्स आंसर निकल के आएगा। तो कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद करना है ताकि इजीली समझ में आ सके। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट है, अब आएगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन 1.2 हमें ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर किसके अंदर, पास्कल के अंदर, जो कि एग्जर्ट हुआ है कब, बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, जब एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ था। कैसे, डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मॉलिक्यूलर मास 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है हमें इस सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर हुआ, जब 1 ग्राम पॉलीमर जिसका मॉलिक्यूलर वेट था 185,000, उसे डिज़ोल्व किया गया किसके अंदर, 450 ml ऑफ वाटर के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब हमें दे क्या रखा है, वॉल्यूम दे रखी है कितनी, 450 ml। इसे हम लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.45 लीटर। टेम्परेचर कितना है, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड किया तो क्या आ गया 310 केल्विन। ठीक है,
अब मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे आएंगे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना था? 1 ग्राम पॉलीमर का, और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 185,000। तो ये आ गया। इससे क्या निकल के आ जाएगा हमारा? n की वैल्यू, मोल्स की वैल्यू। अब फॉर्मूला हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होता है? पाई इज इक्वल टू n/v/RT। जो पाई है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, n होता है नंबर ऑफ मोल्स, v होती है वॉल्यूम, r होता है गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन यहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर किस में निकालना है? पास्कल। तो r की वैल्यू किस में लिखनी पड़ेगी? पास्कल में। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। ठीक है, टेम्परेचर 310 केल्विन। अब तक जितने न्यूमेरिकल देखे हैं मोस्टली क्या है, जहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और सीधी वैल्यूज़ पुट किए और आंसर आ गया। और कैलकुलेशन तो खुद सही करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? कैलकुलेट करोगे इसे काट पीट के, तो आंसर क्या आ जाएगा? 30.98, या फिर हम बोल सकते हैं अप्रोक्स 31 पास्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2.1 क्वेश्चन। इसके अंदर दे रखा है, ये क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है ये डिफाइन करो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्स। तो कितने टाइप के सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं ये बताना है, और फिर ब्रीफली बताना है कि हर टाइप का सॉल्यूशन और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, उसे क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे क्या ले रखा है आपने? चीनी ले रखी है। ठीक है, इसे मिला दिया वाटर के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हो गया? एक वाटर का कंपोजिशन, मतलब ये ग्लास है, इसके अंदर क्या दिख रहा है हमें? वाटर दिख रहा है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है एक कंपोजिशन, मतलब फेज़ एक हो। जैसे आपने नमक मिला दिया पानी के अंदर, तो ये थोड़ी ना दिखेगा। अगर वो पूरा घुल गया नमक पानी के अंदर, तो ये नहीं दिखता ना कि नमक अलग दिख गया और पानी अलग। सेम एक ही टाइप का कंपोजिशन होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, उसे क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये तो थी आपकी डेफिनेशन। अब कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट होता है गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? जो सॉल्वेंट होगा ना वो क्या होगा? अपना गैस होगा। और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस। मतलब गैसियस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या देखना है कि जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? गैस। और सॉल्यूट कोई भी 3 फेजेस में से एक ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मिक्सचर होगा ऑक्सीजन का नाइट्रोजन गैस के साथ, तो वो क्या हो गया? गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? लिक्विड। मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में पार्ट प्रेजेंट है वो क्या होना चाहिए? लिक्विड। तो वो होगा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट है इन दी सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूट है वो क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी, सॉलिड भी। तो ये चीज़ें पढ़ के आपको क्या पता चला? अब तीसरा और देख लो पहले तो। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर क्या है? सॉल्वेंट क्या हो गया आपका? सॉलिड हो गया। और जो सॉल्यूट है वो कुछ भी हो सकता है, गैस भी, लिक्विड भी और सॉलिड भी। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉपर मेटल को किसके अंदर कर दो? गोल्ड के अंदर डिज़ोल्व कर दो, तो क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर भी हमारा सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड है। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को पढ़ के आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जिस टाइप का सॉल्यूशन होगा ना उसमें सॉल्वेंट वही होगा। ठीक है, जैसे इसमें गैसियस सॉल्यूशन था तो सॉल्वेंट गैस था, लिक्विड सॉल्यूशन था तो सॉल्वेंट लिक्विड था। मतलब मेजर पार्ट वो होना चाहिए जिसका सॉल्यूशन बन रहा है। मेजर पार्ट कौन होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? कम। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इसका नॉर्मल एग्जाम्पल क्या है? जैसे नमक के दाने, 1 चम्मच नमक आपने किस में मिला दिया? पानी के अंदर। अब पानी क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट है। जब इसके अंदर नमक गया तो और ये नमक इसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया तो क्या हो गया? अब ये नमक का पानी। तो ये क्या हो गया? एक सॉल्यूशन बन गया। होमोजीनियस मिक्सचर है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब एक फेज़ प्रेजेंट है, हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते नमक को अलग और पानी को अलग घुलने के बाद। ठीक है,
अब इसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट कैसे बोला गया, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो तो सोल्यूट होगा, जो नमक 1 चम्मच डाला था, और जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, जो हमारा पानी है 1 गिलास पानी, वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो क्या हो जाएगा अपना सोलवेंट, और दोनों चीज़ें मिला के क्या बनाएंगी, एक सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट 2.2 क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज अ गैस। मतलब सॉलिड सॉल्यूशन का बताना है, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉल्यूट क्या लेना है, गैस लेना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इन द केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, 2 सब्सटेंस होंगे। ठीक है, एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन विल बी फॉर्म, और क्या होगा, एक इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, गैस के सोल्यूट क्या लेना था, गैस, इसका मतलब गैस किसका ले लिया, हाइड्रोजन गैस ले ली, किसके अंदर, पैलेडियम के ऊपर। अब जो हमारी गैसेस होती हैं वो एड्जॉर्ब होती हैं, जो ये पैलेडियम मेटल है इसके ऊपर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो जाएगी, इस वजह से क्या लेंगे हम, सोल्यूट हाइड्रोजन, और जो सॉलिड सॉल्यूशन था तो सोलवेंट क्या होगा हमारा, प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम की जगह प्लेटिनम भी वो कर सकते हैं। ये इन चीज़ों के हैं ना सारे एग्जाम्पल, किसके अंदर हैं, एनसीईआरटी की टेबल के अंदर है, तो वो टेबल एक बार ज़रूर देखना, सीबीएसई में क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे। अब नेक्स्ट है हमारी डिफाइन द टर्म्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है, मतलब मोलैलिटी और मोलैरिटी क्या होगा, और मास परसेंटेज क्या होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ये होता है कि किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन, जैसे ए और बी 2 चीज़ हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, हमें बोल दिया गया कि मोल फ्रैक्शन बताओ ए का, तो ऊपर तो लिखेंगे मोल्स किसके, ए के, और नीचे लिखेंगे ए के मोल्स प्लस में बी के मोल्स, मतलब टोटल किस किस के मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ए के और बी के, तो ऊपर तो उसके मोल्स लिखेंगे जिसका निकालना है, नीचे टोटल मोल्स लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ द सोलवेंट। ठीक है, मतलब ऊपर तो लिखेंगे सोल्यूट के मोल्स, और नीचे क्या होगा, मास किसका, सोलवेंट का, किसके अंदर, केजी के अंदर। ठीक है, अगर केजी के अंदर ना हो तो डिवाइड बाई 1000 करके किस में कन्वर्ट कर देना, केजी के अंदर। अब मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की, किसके अंदर, लीटर के अंदर होना चाहिए, अगर लीटर के अंदर नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देना। अब नेक्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या है, जैसे ए और बी क्या है, 2 टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट है, तो मास परसेंटेज मान लिया ए का निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ए का मास अपोन में ए प्लस बी, मतलब टोटल मास, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो उससे क्या निकल आएगा, मास परसेंटेज। अब जो आपके इसमें सॉल्यूशन लिख रखा है वो थ्योरी वो देख लो, वो तो समझाने के लिए बोला था। ठीक है, कि समझ में आ जाए इजी लैंग्वेज में। अब मोल फ्रैक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का मिक्सचर के अंदर, उसे हम डिफाइन करेंगे एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द मिक्सचर। मतलब मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का क्या होगा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट उस कंपोनेंट के मोल, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स सारे कंपोनेंट्स के। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने मान लिया एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट, क्या मान लिए, सोल्यूट के मोल्स Na हैं, सोलवेंट के मोल क्या हैं, Nb रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है पहला पहले के लिए और दूसरा दूसरे के लिए। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर, वो कैसे दिया जाएगा, जैसे मान लिया किसका निकालना है, सोल्यूट का निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर तो x क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ए कंपोनेंट का, तो ऊपर रखेंगे ए के मोल्स बाय नीचे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किस किस के, ए और बी 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब सिमिलरली अगर हमें मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हैं, सोलवेंट के, सोलवेंट हमें किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था, Nb से, तो ऊपर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नीचे टोटल मोल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है मोलैलिटी।
मोलैलिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब ये क्या डिफाइन करेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, ये क्या होगा? हमारी मोलैलिटी। और इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? स्मॉल m से, ठीक है। तो ऊपर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, किसके अंदर? केजी के अंदर। अगर ग्राम में दे रखा है तो ऊपर मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, की क्या? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो कि डिसॉल्व होंगे किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन द लीटर। अब जो मेन क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर और अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये है कि कौन सी ऐसी टर्म होती है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होगा? जिसके अंदर वॉल्यूम का इंटरफेरेंस होगा। तो मोलैरिटी के अंदर क्या होता है? नीचे वॉल्यूम आती है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगी? अब जैसे 1 गिलास पानी है, आपने उबलना रख दिया, आधे घंटे तक अगर आप उबाल रहे हो उसे, तो क्या हो जाएगा? वो आधा गिलास हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब वॉल्यूम इफेक्ट हो रही है। अब जैसे मास होता, ठीक है, 1 केजी आप किसको? पोटैटो को उबाल रहे हो, 1 केजी पोटैटो को, तो उसका मास कम थोड़ी ना होगा। ये थोड़ी ना है कि 1 किलो आलू उबलने के बाद कम हो गया, ऐसा नहीं होता। तो टेम्परेचर किसके ऊपर मतलब असर डालता है? वो सिर्फ वॉल्यूम के अंदर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी टर्म होती है? हमारी मोलैरिटी, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आता है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सी हो सकती है? एक तो मोलैलिटी होगी, क्योंकि इसके नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। दूसरा क्या आ सकता है? मास परसेंटेज, क्योंकि इसमें भी मास आता है। और तीसरा क्या है? मोल फ्रैक्शन, इसमें भी क्या आता है? मास। मतलब जहाँ वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होगा वो तो क्या होगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जहाँ क्या होगा? वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मास इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी वो क्वांटिटी। अब नेक्स्ट है हमारा मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर, उसे कैसे डिफाइन करेंगे हम? मास सोल्यूट का ग्राम्स के अंदर, जो कि प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ऊपर लिखेंगे मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब किसी कंपोनेंट का मास कितना है सॉल्यूशन के अंदर। नीचे है टोटल मास किसका? सॉल्यूशन का। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मास परसेंटेज, परसेंटेज किस में होती है? 100, ठीक है। 100 के कंपेयर में करते हैं ना हम किसी चीज़ को। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, जो कि मतलब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है HNO3। ये क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। तो ये यूज़ होता है किसके अंदर? लैब के अंदर। तो क्या बता रखा है कि 68% क्या है? नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब बाकी क्या होगा? 68 ग्राम के बाद 100 में से माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मास किसका? वाटर का, ठीक है। वट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच सैम्पल, मतलब हमें निकालना क्या है? मोलैरिटी। डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.5 ग्राम पर मोल। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम तो हमें दे ही नहीं रखा, सीधा क्या दे रखा है? 1.505। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कैसे आ जाएगी? वॉल्यूम ऊपर लेके जाएंगे, मास अपॉन डेंसिटी। अब मास सॉल्यूशन का कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है? 1.504 ग्राम। तो इससे क्या निकल आएगी? अपनी वॉल्यूम। और फिर सीधा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सीक्वेंस वाइज। इसमें दे रखा है 68% नाइट्रिक एसिड, इसका मतलब 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। मोलर मास निकालेंगे HNO3 का, कितना होगा? 63 ग्राम पर मोल। अब मोल निकाल देंगे HNO3 के, क्यों? क्योंकि ये क्या है? सोल्यूट है। 68 ग्राम बाय में 63 ग्राम, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो इससे कितने मोल निकल के आएंगे? 1.079 मोल्स। अब क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखी है 1.504। वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन में डेंसिटी। मास सॉल्यूशन का कितना है? 100 ग्राम है ना टोटल। नीचे डेंसिटी 1.504। और ml के अंदर इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 66.49 ml। और लीटर के अंदर करोगे, क्योंकि वॉल्यूम किस में चाहिए हमें? नीचे लीटर में चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 - 3 से।
अब मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इससे आंसर आ गया 16.23 मोल्स। तो सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए और वैल्यूज़ ये पता होनी चाहिए कि किसका मतलब क्या है, तो इजीली आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एक सॉल्यूशन है किसका, ग्लूकोज का, वाटर के अंदर, मतलब एज 10% वेट बाय वेट। इसका मतलब हुआ 10 ग्राम ग्लूकोज किस में डिज़ोल्व है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के, मतलब 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, और टोटल सॉल्यूशन कितना बना, 100 ग्राम का। इसका मतलब 100 में से 10 गया 90 ग्राम, तो 90 ग्राम वाटर को जब 10 ग्राम ग्लूकोज के अंदर ऐड किया गया तो 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन बन गया हमारा। ठीक है, वट वुड बी द मोलैलिटी, निकालना क्या है, मोलैलिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है हर कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, व्हाट शैल बी द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ दे नहीं रखी तो इस वजह से क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो इससे करके मोलैरिटी के लिए दे रखा है, ये ऊपर किसी चीज़ में यूज़ नहीं होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब होता है 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 90 ग्राम वाटर के अंदर। ठीक है, टोटल हमें जो निकालना है ना वो 100 में से है, परसेंटेज कितने में से होती है, 100 में से होती है ना। तो 10% का मतलब है 10 ग्राम प्रेजेंट है, कितने में, टोटल कितना था 100 ग्राम, तो 10 ग्राम जो कम प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सोल्यूट। तो ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है। अब सोलवेंट कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन में से सोल्यूट माइनस कर दो तो सोलवेंट आ जाएगा। मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल, मोल्स निकाल लो ग्लूकोज के, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो मोल्स आ गए 0.056। ठीक है, अब मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी कैसे होगी, मोलैलिटी होगी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि कितने आए हैं 0.056, और नीचे वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी से, सोलवेंट कौन था अपना, वाटर था, तो 90 ग्राम था। अब इसे केजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सोलवेंट किस में होना चाहिए, केजी के अंदर, तो डिवाइड बाय किससे करेंगे, डिवाइड बाय 1000 से। ठीक है, तो 0.09, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, मोलैलिटी निकल के आ गई 0.62 मोल। अब वाटर के मोल्स निकालने हैं, क्यों, मोल फ्रैक्शन निकालना था दूसरा टर्म। अब हमने किसके मोल्स निकाल दिए थे, ग्लूकोज के तो निकाल ही दिए थे 0.056। अब वाटर के मोल्स निकालने हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, 90 अपॉन में 18, तो कितने आ गए 5 मोल। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, पहले ग्लूकोज का, तो ऊपर मोल्स लिखे हैं ग्लूकोज के और नीचे टोटल मोल्स वाटर प्लस ग्लूकोज के, तो इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.011 आ गया। ठीक है, अब हमें पता था कि दोनों का मिक्सचर XA प्लस XB, मतलब मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर हमें इसका मोल फ्रैक्शन पता चल गया 0.11 है तो XB का कैसे निकाल देंगे, इसे उस साइड ले जाके 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 में से माइनस करेंगे तो मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना आ गया 0.989। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या थी, हमें मोलैरिटी निकालनी थी जो थर्ड टर्म थी। डेंसिटी दे रखी है वाटर का, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसका क्या दे रखा है, मास दे रखा है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, मास अपॉन डेंसिटी, तो 83.3 ml आ गया। अब इसे लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है क्योंकि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल सोल्यूट के निकाल रखे थे ग्लूकोज के 0.056, और नीचे क्या निकली थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन कितनी आ गई 83.3 इंटू 10-3 लीटर, तो सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.67 मोलर। ठीक है, तो देख लिया होगा कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, एक बार पता चल गया ना कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, तो अगली बार अगर वैसा ही न्यूमेरिकल आ गया जिसमें सिर्फ वॉल्यूम चेंज, मतलब क्या कर रखी है, वैल्यू चेंज कर रखी है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना कहीं भी एग्ज़ाम्स में, तो वो इसी के टाइप के होते हैं, इन्हीं के आसपास, बस वैल्यू चेंज होती है। तो एक बार ढंग से समझ लो, देख के कर लो, और फिर बिना देखे करके देखो तो हो जाएगा क्वेश्चन। हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3
कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। मतलब इसने क्या पूछ लिया कि 0.1 मोलर HCl है, ठीक है, जो रिएक्ट करवाना है हमें किसके साथ, 1 ग्राम मिक्सचर के साथ Na2CO3 और NaHCO3 से, ठीक है। और कितना ml हमें लेना पड़ेगा HCl, ताकि वो इनसे रिएक्ट कर जाए। तो हम क्या मान लेंगे, अमाउंट ऑफ Na2CO3 कितना हो गया, x ग्राम, तो अमाउंट ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम, क्योंकि टोटल कितना है 1 ग्राम, एक मान लिया x ग्राम, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस x। अब मोलर मास क्या है Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का, वो हो गया 1.6 ग्राम पर मोल, क्योंकि ये चीज़ तो याद रखने की है कि सोडियम का मोलर मास कितना होगा 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। यहाँ तक आते आते समझ में आ जाना चाहिए ये चीज़। अब मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना माना था हमने x, मोलर मास क्या निकल के आया 106 ग्राम पर मोल। अब क्या करेंगे हम, मोलर मास NaHCO3 का निकाल लेंगे, तो NaHCO3 का मोलर मास कितना निकल के आ गया 84 ग्राम पर मोल। अब मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना हो गया 1 माइनस एक्स, टोटल कितना था 1, और x ले लिया था Na2CO3, तो NaHCO3 कितना हो गया 1 माइनस एक्स। मोलर मास कितना है 84, तो ये क्या आ गया, इनकी मोल्स आ गई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इक्विमोलर ले रखा था, इसका मतलब NaHCO3 और NaHCO3 इज इक्वल टू Na2CO3, मतलब इनके मोल्स क्या है आपस में इक्वल हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी इक्वल रख दी जाएगी। x/106 ये किसके थे, Na2CO3 के मोल्स थे। अब यहाँ पे क्या थे, ये किसके मोल्स आ गए, ये मोल्स आ गए बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5579, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या आ जाएंगे, अब x की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, x/106 मोल, तो क्या आ गए 0.053 मोल्स। उसी तरीके से NaHCO3 के मोल्स लिख रख देंगे, 1 माइनस एक्स था ना, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी 0.55, अपॉन में 84 मोलर मास था इसका, तो इसका मोल्स कितने आ गए 0.0053। अब क्या करना है हमें, HCl से रिएक्ट करवानी थी ना, तो हमारा क्वेश्चन होगा, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि HCl रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 और NaHCO3 से, ठीक है, इसका मतलब 2 मोल HCl के रिएक्ट कर रहे हैं Na2CO3 के साथ, बना रहे हैं 2 मोल NaCl H2 और CO2। अब HCl NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा NaCl H2 और CO2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल Na2CO3 ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 2 मोल HCl के साथ, यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है 0.0053 मोल्स जो यहाँ पे ऊपर निकाले थे वो Na2CO3 के रिएक्ट करेंगे विद किसके साथ, 2 मोल के साथ, तो 2 इंटू 0.0053 आ जाएगा, तो कितने मोल्स निकल के आ गए 0.0106, ठीक है। सिमिलरली जो 1 मोल NaHCO3 है, जो ये यहाँ पे है 1 मोल NaHCO3, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है 1 मोल HCl के साथ यहाँ पे, तो क्या हो गया 0.0053 मोल NaHCO3 का रिएक्ट कर रहा है 0.0053 मोल ऑफ HCl। ये क्लास 11 रिडॉक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो टोटल मोल्स कितने रिक्वायर होने चाहिए 0. ये वाला ऐड करेंगे हम किसके अंदर, इसके अंदर, तो टोटल मोल्स ये आ जाएंगे, इनको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 0.0159 मोल। तो हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर 0.1 मोलर HCl दे रखा है, तो 0.1 मोल HCl प्रेजेंट होगा किसके अंदर 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो 0.0159 मोल किसके अंदर प्रेजेंट होंगी 1000 इंटू 0.0159 डिवाइड बाई 0.1, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे लिखा जाएगा 0.1 मोल HCl के प्रेजेंट होंगे किसके अंदर 1000 के अंदर, तो हमें बताने हैं कि 0.0159 किस में होंगे, तो 1000 और ये इस साइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई और ये नीचे आ जाएगा डिवाइड के अंदर, तो ये सेम कर रखा है, ठीक है।
इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना क्योंकि ये थोड़ा सा नया सा है। अब कितना निकल के आया, ये निकल के आया 159 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे क्या पता चला कि 159 ml 0.1 मोलर HCl का रिक्वायर होगा क्या करने के लिए, कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए 1 ग्राम मिक्सचर के साथ जो Na2CO3 NaHCO3 का है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का, जिसके अंदर क्या है इक्विमोलर अमाउंट है दोनों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% solution and 400 ग्राम of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of resulting solution. मतलब क्या दे रखा है कि एक सॉल्यूशन बनाना है कब, जब 300 ग्राम 25% सॉल्यूशन का और 400 ग्राम 40% सॉल्यूशन का मास के मिक्स कर दें, ठीक है। तो मास परसेंटेज निकालना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना होगा 30 इंटू 25/100। अब 25% है, जब भी जैसे लिख दिया 25%, तो ये परसेंटेज हटेगा ना, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, टोटल 300 इंटू 25/100, 25 4 जा, ठीक है। अब 4 को काट दो इससे 300 से, ऐसे ही क्या होगा 400 इंटू 40/100, तो 2 0 से 2 0 कट और 4 4 जा 16 और ये 0 160, तो टोटल वेट कितना आ गया 235 ग्राम। अब टोटल अमाउंट क्या होगी सॉल्यूशन की 300 प्लस में 400, तो कितना हो गया टोटल 700 ग्राम, क्योंकि टोटल कितना था ये 300 ग्राम था, ये 400 ग्राम, तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 700 ग्राम। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 235/700 इंटू 100, तो क्या आ गया 33.57%। अब ये 235 कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है सोल्यूट का मास, ठीक है। सोल्यूट कितना था 235 था, टोटल कितना था ये 700, 300 प्लस 400 700, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100%, तो क्या आ गया 33.57%। अब मास परसेंटेज सॉल्वेंट का निकालना है तो सीधा 100 में से ये 33.57% माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 66.43%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो एक एंटी फ्रिज सॉल्यूशन है जो कि प्रिपेयर होता है कब 222.6 ग्राम क्या लेना है इथाइल ग्लाइकोल लेना है, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2, ठीक है, और 200 ग्राम लेना है वाटर। मतलब ये चीज़ें मिला के एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है मोलैलिटी, ठीक है, और मोलैरिटी निकालनी। ये तो सिंपल है, ऊपर भी करवाया था मैंने। डेंसिटी मोलैलिटी तो सीधी हो जाएगी। मोलैलिटी कैसे निकलेगी, सोल्यूट का मोल्स ऊपर और नीचे क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसके अंदर जो देखने की चीज़ है वो ये है कि सोल्यूट कौन सा होगा सॉल्वेंट कौन सा। अब जो मास में कम होगा वो सोल्यूट होगा। अब यहाँ पे वाटर कितना है 200 ग्राम और इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है 222.6 ग्राम। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या हो गया अपना सॉल्वेंट हो गया और वाटर क्या हो गया अपना सोल्यूट हो गया। तो ऊपर लिख दो सोल्यूट के मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो गया 18, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट का मास 222.6 और ऊपर क्या हो गया मल्टीप्लाई किससे कर दो 1000 से, ताकि इसके अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए केजी में। तो सिंपल सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब मोलैरिटी है सॉल्यूशन की निकालनी है, डेंसिटी दे दी। अब मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी वही फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम चाहिएगी तो क्या हो जाएगा ऊपर मास अपॉन डेंसिटी। चलो करते हैं, देखो मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना पड़ेगा 62 ग्राम पर मोल। अब मोल्स निकाल लो इथाइलिन ग्लाइकोल के, वो कितने आ गए 222.6 अपॉन में 62 ग्राम, तो 3.59 मोल्स। मोलैलिटी कैसी होगी मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो इससे क्या आ गया 17.95 ग्राम। टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो 422.6
अब डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास अपॉन में डेंसिटी। तो इससे वॉल्यूम कितनी आ गई 394.2 ml के अंदर आ गई। अब लीटर के अंदर करना है तो डिवाइड बाई 1000 या फिर मल्टीप्लाई बाई 10-3, मात एक ही है। ठीक है, तो मोलैरिटी हो गई ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो क्या निकल के आए थे 3.59, और नीचे क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर, तो आंसर आ गया 9 मोलर। नेक्स्ट है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CaCl3 सपोज टू बी कार्सिनोजन। A level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percentage by mass. Determine the molality of chloroform in water sample. मतलब क्या दे रखा है कि एक जो ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है उसके अंदर CaCl3 क्लोरोफॉर्म क्या कर दिया, ज़्यादा डाल दिया, तो इसकी वजह से वाटर कंटेमिनेट हो गया और कार्सिनोजेन हो गया। इसका मतलब कैंसर कॉजिंग बन गया वो। अब जो लेवल है कंटेमिनेशन की वो क्या थी 15 ppm थी। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, पहला तो परसेंटेज बाय मास निकालना है, दूसरा मोलैलिटी निकालनी है क्लोरोफॉर्म की वाटर सैंपल के अंदर। तो 15 ppm का मतलब क्या हो गया 15 पार्ट्स किसके अंदर 10⁶। मिलियन को कैसे लिखते हो आप 10⁶, मतलब 10 एक के सामने 6 0, तो क्या हो जाएगा मिलियन। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऊपर 15 नीचे टोटल कितना हो गया 10⁶ और मल्टीप्लाई बाई 100%, तो कितना निकल के आ गया 1.5 × 10⁻3%। ठीक है, अब मोलर मास क्लोरोफॉर्म का कितना है 119.5 ग्राम पर मोल। तो जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे इसके अंदर क्या आ गया क्लोरीन नया आ गया, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, ये चीज़ याद कर लेना और ये एक पेज पे लिख लेना मोलर मास क्लोरोफॉर्म का कितना होता है 119.5। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है किसके अंदर 10⁶ ग्राम सोल्यूशन के अंदर, तो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है 10⁻6 - 15, तो वाटर कितना प्रेजेंट होगा 10⁶, क्योंकि 15 तो बहुत छोटा नंबर है 10⁶ से, तो उसे नेगलेक्ट कर दिया। अब मोलैलिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब ये क्या हो गया 10⁶ ग्राम क्या आ गया वाटर, मतलब सॉल्वेंट का मास आ गया, लेकिन ये किस में है ग्राम के अंदर, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻3 kg से, या ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो इससे क्या निकल के आ जाएगी मोलैलिटी निकल के आ जाएगी। जब आप इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1.26 × 10⁻⁻4 मोलर। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन, व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। मतलब हमें बताना है कि जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है सॉल्यूशन किस किस का, एल्कोहल और वाटर, दो चीज़ें प्रेजेंट हमारी सॉल्यूशन के अंदर, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन पे, ये हमें देखना है। देखो, जब प्योर एल्कोहल और वाटर होते हैं तो जो मॉलिक्यूल है वो टाइटली बाइंड होते, किससे, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगी, क्योंकि वाटर के अंदर भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज़ वीकर देन एल्कोहल एंड वाटर इंटरेक्शन। अब दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में क्या थी बॉन्डिंग अच्छी थी, दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन क्या हो गया एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल आ गया एक वाटर का, तो इनके बीच में बॉन्डिंग क्या है कमज़ोर है, बजाय किसके एल्कोहल और वाटर के। ठीक है, तो यही इसमें बता रखा है। एज ए रिज़ल्ट इसकी वजह से क्या होगा कि जब एल्कोहल और वाटर मिक्स करेंगे हम, कि यहाँ पे ये एल्कोहल थी ये वाटर थी, इन दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ पे क्या होगी एल्कोहल और वाटर के बीच में इंटरेक्शन होंगे, तो जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होंगे वो क्या होंगे वीक हो जाएंगे। क्यों, एंड द मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली एस्केप, और इस वजह से क्या होंगे मॉलिक्यूल्स दूर दूर भी ईजिली भाग सकते हैं। दिस इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और इसकी वजह से क्या होगा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा किसका सॉल्यूशन का, विच इन टर्न लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन।
अब वेपर प्रेशर का मतलब है कि जल्दी जल्दी भाप बनने लगेगी। वेपर का प्रेशर, वेपर क्या होती है? भाप होती है। जैसे पानी उबालते हो आप, ठीक है, ऊपर ढक्कन लगा दिया तो उससे क्या होता है, वो ढक्कन हटने लग जाता है ना थोड़ा, जब ज़्यादा भाप आ जाती है। या फिर कुकर में सीटी बजती है तो वो ऊपर कब होती है सीटी? जब अंदर से भाप ज़्यादा हो, तो वही होता है वेपर का प्रेशर। मतलब अंदर से जो वेपर बनी है उसका प्रेशर बाहर क्या लग रहा है, तो वो क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देता है। क्योंकि जल्दी भाप बनेंगी तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जल्दी उबलने लग जाएगा पानी। तो सेम यही चीज़ बता रखी है। ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ा था ना रॉल्स लॉ में, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स एज टेम्परेचर इज रेज्ड। अब ये पूछ रखा है कि जब गैसेस होती हैं हमारी, वो लिक्विड के अंदर कम सॉल्युबल क्यों होती हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, हेनरी लॉ पढ़ा था ना कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर वो कम हो जाती है कब, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि जब हम गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं ना, तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हीट रिलीज़ होती है उस टाइम पे। और पहले ही हीट रिलीज़ हो रही है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, और हीट दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ली चैटरलियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, वो कहाँ पे अगर और ज़्यादा हीट दोगे प्रोडक्ट की तरफ, तो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हीट क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट कैसे होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, पहले ही हीट निकल रही है, ऊपर से और ज़्यादा हीट दोगे तो ये इस तरफ आने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और यही एग्जाम्पल होता है कि जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो गर्मी के अंदर क्या हो जाती है, मतलब अच्छा फील नहीं करती, जो हमारी फिशेस वगैरह हैं। क्यों? क्योंकि पोंड के अंदर क्या हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन गैस हमारी वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है वो कम हो जाती है। और फिर हमारी जो एक्वेटिक स्पीशीज़ जैसे फ़िश हो गया, या फिर और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कोरल्स हो गया, रीफ्स होंगे, तो उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगी। इसी वजह से जो ठंड का मौसम होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, और एक्वेटिक लाइफ अच्छा फील करती हैं जब कम टेम्परेचर होता है हमारे वाटर का, ताकि गैस ज़्यादा डिज़ोल्व हो सके हमारे लिक्विड के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा हेनरी लॉ। स्टेट करो कि बताओ हेनरी लॉ क्या होता है, और मेंशन करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, अब जो हेनरी लॉ है वो क्या स्टेट करता है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसका, गैस का, वेपर फेज के अंदर, वो किससे प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, कि क्या मोल फ्रैक्शन होगा गैस का सॉल्यूशन के अंदर। अब P क्या है, पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज के अंदर, X क्या है, मोल फ्रैक्शन है गैस का। तो हेनरी लॉ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, KH क्या है, हेनरी कॉन्स्टेंट, P क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल टू लेके आते हैं ना P, तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं। अब हेनरी लॉ के अंदर कांस्टेंट KH लिखा गया, और इसी को क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब हमारा जो हेनरी लॉ है उसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, आपने कोक की बोतल, तो वो कोका कोला पी होगी ना, जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, लिम्का, कोक होगी, थम्स अप होगी, मरिंडा होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हाई प्रेशर पे ये बोतल सील की जाती है, हाई प्रेशर पे, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी हो ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तभी तो जब हम एकदम से ढक्कन खोलते हैं हमारी इनका ये सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल का, तो क्या होता है, एकदम से हाई प्रेशर से ढक्कन ऊपर जाता है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि CO2 गैस डिज़ोल्व कर रखी है उन्होंने किसके अंदर, हमारी कोक के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे एप्लीकेशन होगी हेनरी लॉ की, वो होगी कि
कि जो हेनरी लॉ है वो स्टेट करता है कि जो सॉलिबिलिटी है गैस की वो बढ़ेगी कब, जब हम प्रेशर को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब वो समुंदर के अंदर जाते हैं ना गोता लगा के, गोताखोर, तो जो इंक्रीज ही प्रेशर कॉजेज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर टू डिजोल्व इन द ब्लड इन ग्रेट अमाउंट। मतलब जैसे जैसे वो क्या होते हैं सी डाइवर्स नीचे जाते जाते हैं ना हमारे ओशंस के अंदर, तो उनके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस ज़्यादा डिज़ोल्व होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जो वाटर है उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होगी। और इसी वजह से क्या होता है, जब वो डाइवर क्या आएगा वापस सरफेस के ऊपर, मतलब ऊपर आना चाहेगा ना, तो जो सॉल्युबिलिटी है नाइट्रोजन की वो कम हो जाएगी। मतलब जैसे पहले क्या थी, नाइट्रोजन गैस डिज़ोल्व हो गई थी हमारे ब्लड के अंदर, अब प्रेशर कम होता जाएगा तो नाइट्रोजन गैस वापस बाहर निकलेगी हमारी ब्लड से। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है और जो डिज़ोल्व गैस है वो क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म होंगे कहाँ पे, ब्लड के अंदर। दिस रिजल्ट इन द ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज, और इसी वजह से क्या होंगे, जो हमारी कैपिलरीज हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, और एक मेडिकल कंडीशन क्या आएगी जिसकी वजह से बैंड्स फॉर्म होंगी, जिसे हम डीकम्प्रेशन सिकनेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो ऑक्सीजन टैंक हैं वो यूज़ होते हैं स्कूबा डाइवर्स के द्वारा, जो कि फिल होते हैं एयर से और डाइल्यूटेड हीलियम से किए जाते हैं, ताकि बेंड्स ना बने जो हमारे डाइवर्स हैं उसके ब्लड के अंदर। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है, जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो क्या होती है, लो होती है ब्लड के अंदर, और जो टिश्यू हैं पीपल के लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड सच एज क्लाइंबर्स, जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ते हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, मतलब जो हाई एल्टीट्यूड पे क्लाइंबर रहते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है ब्लड के अंदर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है, कम होता है ग्राउंड लेवल से। अगर लो ब्लड ऑक्सीजन होगी इसकी वजह से क्लाइंबर्स के अंदर क्या हो जाएगी, वीकनेस आएगी और वो अच्छे से सोच विचार नहीं कर पाएंगे, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। ठीक है, देखो जब समुंदर के अंदर जाते हैं ना गोताखोर, तब तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर बाहर से इंक्रीज़ होता जाता है, इसकी वजह से नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, ज़्यादा सोल्यूबल हो जाती है हमारी ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से बैंड्स आते हैं, जब वो वापस ऊपर सरफेस पे आना चाहेंगे ना तो बैंड्स आ जाएंगे, क्योंकि जो नाइट्रोजन पहले वो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हुई थी वो बाहर निकलेगी। दूसरा है क्लाइंबर्स की कंडीशन, जो माउंटेन्स क्लाइंबिंग करते हैं उसके अंदर क्या होता है, ऊपर क्या होती है, पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता जाता है जितनी जितनी हाइट जाती है ऊपर माउंटेन्स पे, तो इस वजह से क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो जो हमारी गैस है वो कम सोल्यूबल होगी, ऑक्सीजन गैस कम सोल्यूबल होगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी तो हम सोच विचार कम पाएंगे, और इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशन, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कि जो पार्शियल प्रेशर है, अब आ गया न्यूमेरिकल। क्या देखना है कि जो पार्शियल प्रेशर है इथेन का ओवर सॉल्यूशन कंटेन कितना, क्या कंटेन कर रहा है, मास दे रखा है 6.56 ग्राम इंटू 10⁻³ ग्राम, किसका, इथेन का, इज़ 1 बार। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कितना है, 1 बार, मास कितना है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, किसका, इथेन का। अगर सॉल्यूशन कंटेन करेगा 5 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन, तो पार्शियल प्रेशर गैस का कितना हो जाएगा। ठीक है, मोलर मास इथेन का क्या होता है, 30 ग्राम पर मोल। मोल्स प्रेजेंट इन 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन कितने हो जाएंगे, मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये आ जाएंगे 2.187 इंटू 10⁻⁴ मोल्स। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स किसके सॉल्वेंट के कितने एक्स हैं, तो हेनरी लॉ क्या बोल रहा था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर ए कंपोनेंट का
मोल्स बाई में टोटल मोल्स सॉल्यूशन के। अब एक बार के ऊपर क्या था, जब प्रेशर कितना दे रखा था 1 बार, तो KH की वैल्यू निकाल लेंगे हम। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, मोल्स कितने आ गए 2.187 इंटू 10-4, और नीचे क्या आएगा 2.187 टू 10-4। ये सोल्यूट के थे, प्लस में सोल्यूवेंट के मोल्स क्या मान लिए थे हमने x, तो प्लस x टोटल आ गए। अब x क्या है, बड़ा होगा, क्योंकि सोल्वेंट क्या होता है ज़्यादा क्वांटिटी में, और ये 10-4 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो इससे KH की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x/2.187 इंटू 10-4 बार। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब कब, मतलब KH की वैल्यू निकल के आ गई। अब दोबारा क्या निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन। अब 5 इंटू 10-2 ग्राम ऑफ इथेन के अंदर कितने मोल्स होंगे, गिवन मास ये इतना है, मोलर मास इतना, तो मोल्स आ गए 1.67 इंटू 10-3 मोल्स। प्रेशर निकालना था, ठीक है, KH की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, x की वैल्यू मोल फ्रैक्शन क्या है यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो क्या हो गया, हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। तो इसे पूरा सोल्व करोगे तो प्रेशर क्या आ जाएगा 7.6 बार। तो पार्शियल प्रेशर गैस का क्या आ जाएगा 7.6 बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। मतलब रोल्स लॉ हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, और हाउ इज़ द साइन ऑफ डेल्टा एच सॉल्यूशन रिलेटेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। मतलब डेल्टा एच की वैल्यू है, उसके साइन कैसे डिफ़र करेंगे रोल्स लॉ से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हमारा क्या कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर वोलेटाइल कंपोनेंट का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन से। दोबारा सुनो कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, किसका, वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के। तो जो सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन, और जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, उनका या तो वेपर प्रेशर हाई होना चाहिए या फिर लो हो सकता है, किससे, जो प्रेडिक्ट किया था किसने, रोल्स लॉ ने। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जितना रोल्स लॉ ने बताया था उससे ज़्यादा, तो जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगर वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो जो सॉल्यूशन है वो एग्जिबिट करेगा नेगेटिव डेविएशन रोल्स लॉ से। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ग्राफ दिखा रखा है पॉजिटिव डेविएशन का, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहे हैं, और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है किसका, कि वेपर प्रेशर कम बन रहे हैं। वेपर प्रेशर कब कम बनेंगे, जैसे पहले सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन थी, मॉलिक्यूल्स में, सोलवेंट में आपस में इंटरेक्शन थी, अब ये यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब इनकी इंटरेक्शन सोल्यूट की, सोलवेंट की, यहाँ पे मिलने के बाद क्या हो जाएगा, एक सोल्यूट हो जाएगा, एक सोलवेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों इंटरेक्शन फाइनल, इनकी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि एक दूसरे को पकड़ लेंगे तो बाहर ऊपर भाप नहीं बनने देंगे। अगर वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन। अब ये ऐसे हैं कि पहले तो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखते थे, यहाँ पे क्या हो गया, फ्री हो गए, ये एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते, तो इजीली वेपर बन जाएंगे। इजी वेपर बन जाएंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर बन रहा है पहले से। तो ये था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू पूछी गई थी ना। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है प्योर कंपोनेंट की, फॉर्मिंग सॉल्यूशन, वो क्या होती है, ज़ीरो। डेल्टा एच ज़ीरो होती है किसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। अब पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब हीट बाहर से देनी पड़ेगी हमें, तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब एंडोथर्मिक क्या होती है, हीट जो देनी पड़े। अब जिसके अंदर नेगेटिव डेविएशन होगा, इसका मतलब हीट बाहर रिलीज़ हो रही है तो एक्सोथर्मिक, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव।
अब इससे आगे के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।